जी गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जी स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अजरबैजान और अर्मेनिया की कहानी। गाइस, आपको बता दें कि अजरबैजान और अर्मेनिया जो थे वो एक यूएसएसआर के पार्ट थे। यूएसएसआर के पार्ट थे, मतलब आज यूएसएसआर मतलब रशिया बन चुका है। पहले यूएसएसआर में 15 कंट्री थे, तो 15 कंट्रियों से इनका विभाजन हो गया, मतलब 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है और अजरबैजान, अर्मेनिया, लुथानिया, लाटविया, पोलैंड, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह के कुछ 15 देश आज़ाद हो जाते हैं यूएसएसआर से। गाइस, याद रखना, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है, इस वीडियो में और एक अवेयरनेस से भी हम लोग इस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है दुनियादारी में। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गाइस, इस तरह से यूएसएसआर से टूट जाता है, ठीक है। ये सारे कंट्री अलग हो जाते हैं, 15 कंट्री, और इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाते हैं। बात है 1994 से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है अजरबैजान और अर्मेनिया की। गाइस, ठीक है, अजरबैजान एक तरह से आपका मुस्लिम कंट्री है और अर्मेनिया आपका ईसाई मतलब क्रिश्चियन वहां पर रहते हैं। दोनों ही यूरोप और पश्चिम एशिया और यूरोप में आते हैं, ठीक है। दोनों ही देश आते हैं, अजरबैजान और अर्मेनिया एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम 1994 से आ रही है। हम आपको बता दें, अजरबैजान की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है। गाइस, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अर्मेनिया की जो पॉपुलेशन है वो मात्र 27-28 लाख ही है। तो छोटे छोटे देश हैं जो आपस में क्लैश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सीमा को लेकर, ठीक है, सीमा को लेकर लड़ रहे हैं। और उस स्थान पर पहले अजरबैजान का अधिकार था, लेकिन अर्मेनिया ने बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा उस कब्जे को, उस स्थान को कब्जे में ले लिया। तब से लेकर अब तक 20 साल से ये कन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है अर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर। गाइस, ये सब कुछ चल रहा है, फाइट इन दोनों के बीच में। पहले क्या होता था, अर्मेनिया की हेल्प रशिया कर देता था। रशिया उसको पैसे से लेकर, हथियार से लेकर सब कुछ प्रोवाइड करता था अर्मेनिया को। इसलिए अर्मेनिया ने अजरबैजान के रास्ते को रोक लिया था और उसके क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। गाइस, ठीक है, आर्मेनिया एक पावरफुल कंट्री होता गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे रशिया का हाथ था, और रशिया का हाथ उस समय से अब तक था। अब रशिया कन्फ्लिक्ट किसके साथ कर रहा है, मतलब संघर्ष कर रहा है यूक्रेन के साथ, क्योंकि यूक्रेन में उसके जो कुछ अधिकार हैं वो यूक्रेन के पास थे, मतलब अधिकार का मतलब क्षेत्र थे। अब उन क्षेत्रों को रशिया ने पा लिया है। अब उस रशिया ने पा लिया है तो यूक्रेन जो है, उन जो क्षेत्र पर कब्जा किया है रशिया ने, उन क्षेत्र को पाने की कोशिश कर रहा है। अब यूक्रेन नाटो में शामिल होने जा रहा था, यह भी संकेत मिला था रशिया को। इसलिए दोनों में जंग अभी भी छिड़ी हुई है। 2 साल होने जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया के वार को। गाइस, इसलिए रशिया इस समय किसी की सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सोच रहा था रशिया, वो अर्मेनिया, कि मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाई उसे रशिया से। बहुत बड़ा पॉइंट रहा है, रशिया से कोई सपोर्ट नहीं मिली है अर्मेनिया को। इसलिए अर्मेनिया अब प्रॉब्लम में है और वो आज भी रशिया को पुकार रहा है कि अजरबैजान जो है अपनी, मतलब एक गलत तरीके से, गलत नीतियों से मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरे अधिकार क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इसलिए रशिया ने पूरी तरह से डिनाइड कर दिया है कि मैं अभी खुद भी परेशान हूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, न हथियारों से न पैसों से। अर्मेनिया पर अधिकार, जो एक क्षेत्र है बारखाव, उस पर जो है कब्जा कर लिया है अजरबैजान ने। गाइस, अजरबैजान ने कल ही वहां पर बमबारी, और लगातार 20 सालों से जो डिफरेंट होता, मतलब जो प्रॉब्लम हो रही है रशिया के उसमें, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, वो कल जाकर खत्म हुई है जंग। 20 साल से, मतलब अजरबैजान जो क्षेत्र को पाना चाहता था उस क्षेत्र पर उसने अपना कब्जा कर लिया है। क्यों? क्योंकि अजरबैजान के साथ टर्की जैसा देश भी साथ था और कुछ मुस्लिम कंट्री भी अजरबैजान का साथ दिया था। और अजरबैजान आज की डेट में उस अर्मेनिया का जो कब्जा क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि अर्मेनिया एक छोटा सा देश है,
27-28 लाख आबादी रही और वो रशिया के हिसाब से चलता था और रशिया उसमें वो सपोर्ट नहीं कर पाया गाइस। इसीलिए इम्पोर्टेंट एक हमारा पॉइंट बन सकता है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, वो मैंने यहाँ बता दिया। 20 साल से जो जंग चलती आ रही थी वो कल ही अजरबैजान ने आर्मेनिया के जो अधिकार क्षेत्र में था एक क्षेत्र, उस पर अधिकार कर लिया क्योंकि अजरबैजान उसे अपना अधिकार समझता था और तुर्की के सहयोग से वो काम कर लिया क्योंकि तुर्की में भी क्या है, मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान है। अजरबैजान क्या है, मुसलमान है। और आर्मेनिया क्या है, आपका क्रिश्चियन है। तो ये हम एक धर्म की लड़ाई भी कह सकते हैं, एक रिलीजन की फाइट भी कह सकते हैं, जिसमें अजरबैजान तुर्की की सहायता से जीत जाता है गाइस। तो ये छोटा सा पॉइंट हो गया अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो जंग चल रही थी। लगभग कई हजार सैनिक, कई हजार सिविलियंस इसमें मारे जाते हैं गाइस। तो ये फाइट यहाँ पे रुकी नहीं है, बात तब तक है जब तक रशिया सपोर्ट ना करे। आर्मेनिया आज भी एम्फासिस कर रहा है रशिया को, मतलब पूरी तरह से फोकस कर रहा है कि प्लीज आप मुझे गाइड करें, आप मेरी हेल्प करें। और मैं अजरबैजान ने मेरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, लेकिन रशिया ने फिलहाल तो मना किया है क्योंकि वो खुद यूक्रेन से लड़ रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है, नाटो पीछे से कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। तो कई सारी शक्तियां यूक्रेन को मदद दे रही हैं, पैसा पहुंचा रही हैं उस हिसाब से, और पाकिस्तान के थ्रू हथियार खरीद रहा है अमेरिका और प्रोवाइड कर रहा है किसको, यूक्रेन को। तो बहुत सारा इसमें जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, एक तरह से मानो थर्ड वर्ल्ड वार छिड़ गया हो, जो हम जैसे आम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली दुनिया में कितनी बड़ी जंग जारी है। कैसे, अभी देखिए अजरबैजान आर्मेनिया कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल कोई शांति नहीं है। बमबारी हो रही है, एक दूसरे को न्यूक्लियर बम की धमकी दी जा रही है, इंटरनेशनल वार बहुत ज्यादा है। इधर चाइना का वार ताइवान के साथ चल रहा है, चाइना का वार फिलीपींस के साथ चल रहा है, चाइना का वार मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत के साथ भी, यहां तक दक्षिण चीन सागर के साथ भी चल रहा है। इधर जापान का नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का वार भी आपस में चल रहा है। और अजरबैजान और आर्मेनिया का उधर फिलिस्तीन और इजराइल का गाइस, देखिए पूरी तरह से जो छोटे छोटे देश हैं वो आपस में मर रहे हैं। यूएनओ क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है, क्यों ये वाद विवाद नहीं सुलझा पा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संधियों का, अंतरराष्ट्रीय समझौता का उल्लंघन किया जा रहा है गाइस। किस तरह से एक बात सोचने को हमें मजबूर कर देती है कि यूएनओ का बैठे बैठे पैसा लेने वाला एक एजेंसी है क्या, या जिसकी चाहे उसी की हेल्प करेगा। यूएनओ में 5 मेंबर परमानेंट हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस, इनके पास वीटो पावर है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनमें से 2-3 देश ही जंग में शामिल हैं। रशिया शामिल है यूक्रेन के साथ, चाइना कई देशों के साथ, ऐसे नहीं भारत देश के साथ शामिल है, कई देशों के साथ चाइना का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और चाइना दादागिरी कर रहा है पूरी तरह से पूरी दुनिया के ऊपर। कोई भी रुकावट नहीं है क्योंकि चाइना और रशिया के पास ऑलरेडी वीटो पावर है। तो वो चाहते हैं कि हमारे पास वीटो पावर, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। यहाँ तक है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके आदेश, उनके ऑर्डर को नहीं मान रहे गाइस। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे अंतरराष्ट्रीय जंग में। जो देश शहीद हो रहे हैं, जो हमारी पॉपुलेशन खत्म हो रही है, उसमें यूएनओ बढ़ चढ़कर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बस बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, उस सेमिनार में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना खाकर एक दूसरे से गले मिलकर हाथ मिलाकर चले जाते हैं और बोल बोलकर बड़ी बड़ी बातें चले जाते हैं। कोई भी मामला निर्धारित नहीं होती, कोई भी पॉलिसी लागू नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मतलब बिगाड़ने में ये यूएनओ कोई कसर नहीं छोड़ रहा है गाइस। बहुत बड़े पॉइंट यहाँ देखे जा सकते हैं। हाल ही में हमारे विवाद भी हुआ है नए, जिससे कभी ऐसा नहीं हुआ कनाडा के साथ। वो भी फिलहाल हमारा देश की कोई गलती नहीं थी, फिर भी कनाडा ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आपकी एजेंसियों ने हमारे कनाडियन नागरिक की हत्या की है। तो इस बेस पर कनाडियन जस्टिन ट्रूडो को भी घेरा गया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में
कनाडा के ऊपर कई सारे पाबंदी लगाने की कोशिश की है और कनाडा को एक तरह से मतलब रिक्वेस्ट या सजेशन दिया गया है कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं, दोबारा ना करें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे कनाडा के साथ हैं और कनाडा के हमारे साथ चल रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा व्यापार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट सम्मान खो देंगे। रक्षा मंत्री कनाडा के ऑलरेडी खुद कह रहे हैं कि हम भारत देश से समझौता करना चाहते हैं और वो हमारे साथ कंप्लीट बात कर रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो गाइस। अब नेक्स्ट बात क्या आ जाती है कि इस तरह की विवाद और इस तरह की बातें जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रही हैं, तो उससे प्रभाव क्या रहेगा? प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा हथियारों की सप्लाई पर। जो छोटे छोटे देश हैं उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप हथियार सप्लाई करें, हथियार बनाएं, फैक्ट्री खोलें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बड़े बड़े विकसित देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं गाइस। तो हम और आप एक तरह से यूँ समझो स्कॉलर टीचर हैं, क्या कर सकते हैं? बस हम इनकी बातें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि जंग जारी है, ख़त्म भी हो सकती है। यूएनओ के हाथ में सब कुछ है। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फंडिंग कर रहे हैं, जैसे नाटो है, नाटो यूक्रेन को फंडिंग कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। अगर शांति वार्ता लाना चाहते तो ला भी सकते थे गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने कोई एजेंसी बनाई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो उसका काम भी होता है करने का, बैठे बैठे सैलरी खाने का नहीं है, ऐश मजे करने का नहीं है यूएनओ को काम। यूएनओ का वर्क है कि जो देश आपस में लड़ रहे हैं उनकी हेल्प की जाए। अब देखिए अजरबैजान, अर्मेनिया को पूरी तरह से मतलब तोड़ दिया अजरबैजान ने। उधर चाइना कई सारे कंट्रियों पर अपना दावत ठोक रहा है, यहाँ तक है भारत देश पर भी अरुणाचल प्रदेश, आक्साई चीन पर भी दावा ठोक चुका है अपना मैप जारी करके। इस तरह के विवाद यूएनओ कौन ही सुलझाता है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब यूएनजी में कई सारे मुद्दों को लेकर आते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा मुद्दा चल रहा है, चाइना के साथ हमारा मैटर चल रहा है, साथ में हमारा मैटर नेपाल के साथ भी चलता है, क्योंकि नेपाल की सीमा विवाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी हाल ही में नेपाल ने कई सारे डॉलर का कर्जा लिया है चाइना से। मतलब चाइना का एक एजेंडा है कि भारत के पड़ोसी मुल्क को कब्जा कर लेना, कैसे? उनको लोन प्रोवाइड कर देना, कर्ज में फंसा देना। ये बहुत बड़ी एक ड्रैगन की चाल है जो वो देश नहीं समझ पा रहे हैं, जो चाइना ऑटोमेटिक खेल खेल रहा है पर्दे के पीछे बैठकर हमारे पड़ोसी मुल्क, भारत देश के पड़ोसी मुल्क पर हुकूमत जारी करने का एक ख्वाब चाइना देख रहा है। इस बेस पर भी हमारे एस जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर, अलगाववाद मुद्दों को लेकर भी बातचीत चल रही है। और अजरबैजान ने अलगाववाद देश को बोला था, मतलब आर्मेनिया को अलगाववाद बोल दिया कि आर्मेनिया जो है अलगाववाद है। इस तरह से बहुत बड़ा मैटर आया और अजरबैजान ने अलगाववाद का आरोप लगाकर आर्मेनिया के क्षेत्रों पर कब्जा किया। इसी प्रकार हमारे देश में भी अलगाववादी नीतियां चल रही हैं। जम्मू कश्मीर को एक अलग मतलब थलग कर देना भारत से, पंजाब में खालिस्तान का निर्माण कर देना और गोरखालैंड बना देना, इस तरह के अलगाववाद भी भारत के अंदर पैदा हो रहे हैं गाइस। तो ये भारत का नहीं, हर देश का मैटर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जहां हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां फेल हो रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई समर्थन जो देश टूट रहे हैं नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तो हमारी खुद की सरकार ने 370 खत्म किया था, जिसका विरोध पाकिस्तान ने यूएनजीए में किया था गाइस। बहुत सारे हमारे पास मैटर्स हैं बताने को, मैं तो बताता रहूं, लेकिन हमारे गाइस जो हमारे यंगस्टर हैं, हमारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन हैं जो देखते हैं वीडियो को, मेरा मकसद बस उतना ही रहता है कि बस आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से बातें पता चलें। अब मेरे पास कोई एनिमेटेड वीडियो तो नहीं कि मैं आपको एनिमेशन करके दिखा दूं सारी बातें, बस मेरे पास ऑथेंटिक और अच्छी न्यूज़ हैं जो चल रही हैं समाज में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की। शायद आपका कोई क्वेश्चन वहाँ से बने
या हमारी जो जागरूकता है वो एक लोकल से इंटरनेशनल तक कनेक्ट रहे। यही मेरा एक ऑब्जेक्ट रहता है गाइस। तो काफ़ी इंटरफेयर चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर अजरबैजान, आर्मेनिया, चाइना का अन्य देशों के साथ, हमारे देश के साथ भी, और कई सारे डिस्प्यूट मैटर्स इसमें हवाई हो रहे हैं। तो यूएनओ में जो 5 पावर हैं वो उनमें से 2-3 पावर आपस में लड़ रही हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका। अमेरिका समर्थन कर रहा है चाइना का और यूक्रेन का, उधर रशिया का समर्थन कर रहा है बेलारूस, और भारत भी कुछ हद तक समर्थन कर रहा है, चाहे वो मतलब फ्रंट पे ना आकर बैक फुट पे काम कर रहा है, लेकिन हम भी कुछ समर्थन कर रहे हैं रशिया से, क्योंकि रशिया से हमारे पास मिनरल्स, ऑयल, गैसेस वगैरह सप्लाई होती हैं, इसलिए हम अपनी दोस्ती बरकरार रखेंगे। यहाँ तक कि G20 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दिल्ली घोषणा पत्र में जिक्र किया था 9 बार आतंकवाद का और 4 बार यूक्रेन और रशिया का। गाइस, बात ये नहीं कि भारत नहीं चाहता शांति, भारत भी शांति बहाल करना चाहता है, लेकिन कुछ देश जो विकसित देश हैं वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं छोटे मोटे देश आपस में लड़ें और हम अपनी जो भी हमारे पास वेपन्स हैं, न्यूक्लियर हैं, एटम हैं, या जो भी बम्स हैं, ग्रेनेड हैं, बुलेट्स हैं, उनको हम सेल कर सकें और हमारा बिजनेस एक इंटरनेशनल एम्पायर में कन्वर्ट हो जाए। ये बहुत बड़ा एक जियो कॉन्स्पिरेसी है, जियो पॉलिटिक्स है, जियो डिप्लोमेटिक पॉलिसी ये इन लोगों ने क्रिएट कर रखी है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। गाइस, ठीक है, शांति बहाल हर देश चाहता है, कोई देश नहीं लड़ना चाहता है गाइस, ठीक है। तो इतना मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है। 17-18 मिनट का ये वीडियो है, तो ज़्यादा लंबा नहीं बनाता मैं, ठीक है गाइस। अच्छा लगे तो आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, क्योंकि कुछ बातें हमारे जो कलीग्स हैं, मित्र हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनको भी पता चले कि संसार में चल क्या रहा है। जीए इतना हार्ड विषय नहीं है, जीएस बहुत अच्छा विषय है। इससे हमारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्किल एंड कम्युनिकेशन मतलब विकसित होता है गाइस, ठीक है। चीज़ों को सोचें, समझें, मंथन करें, विचार करें और आगे अपनी बातों को रखें गाइस। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट जो भी होगा मैं लेके आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।